आप ठीक है? जी 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 जी। इसको बोल रहे हैं नीचे करने का। तो नमस्कार, बात 25 में आपका स्वागत है। तो शेयर मार्केट में आज एक नया मानदंड स्थापित हुआ है। इस हफ्ते में और आगे क्या संभावनाएं हैं, किस क्षेत्र में आगे जो है वो महत्वपूर्ण सूचांक बनेंगे, और मार्केट ये यहाँ से नव वर्ष में किस तरफ जा रहा है। तो इसकी बात के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने शेयर मार्केट के और फाइनेंशियल एक्सपर्ट श्री शशांक भारद्वाज साहब, रांची से। तो उनको जोड़ते हैं और ये सारी चीजें हैं समझने का प्रयास करते हैं। शशांक भाई नमस्कार। नमस्कार, बात 25 में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत। तो नव वर्ष में शेयर मार्केट में आज तो सूचांक सबसे ऊपर का लग गया। तो आगे क्या परिस्थिति रहेंगी, कौन सा सेक्टर रहेगा, और जो ये बार बार सुनने में आ रहा है कि पब्लिक सेक्टर की जो समूह हैं, जो कंपनियां हैं, उनका मार्केट वैल्यूएशन कोई 50,000 मतलब 50% अलग अलग बढ़ गया है। और दूसरी तरफ से हम राजनीतिक वितंडा सुनते रहते हैं कि सब बिक गया, बेच देंगे, बर्बाद हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो आप जरा वास्तविक वस्तु स्थिति आप किस तरह से देखते हो, उस पर आप प्रकाश डालें। शशांक भाई आपका स्वागत है बात बात 25। पहले तो आपको बधाई दे दूं कि वर्ष के पहले ही दिन जी निफ्टी ने, जो शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक है, उसने हम्म, ऐतिहासिक सर्वकालिक ऊंचाई बनाई। हालांकि अंतिम जी क्षणों में कुछ बिकवाली देखी गई, और हम्म, लेकिन ये देखना होगा कि ये बिकवाली ऊपर में कोई लाभ लेने के लिए आई है, अथवा जापान में सुनामी जैसी कोई बात आई थी, उसके आधार पर जी आई है। तो अगर जी कल मार्केट संभलते हैं तो जी आज जिन्होंने बेचा है वो फिर से फंस सकते हैं। और एक बार 22,000 के ऊपर निफ्टी बंद हो गया तो जी फिर एक 300-400 अंकों की तेजी और देखी जा सकती है। लोग कह रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र बेच दिए, ये कर दिए, ये सब एकदम बिल्कुल आधारहीन बातें हैं। और मुझे आश्चर्य तब होता है जब एक हम्म, राजनीतिक दल, जिससे एक परिपक्व विचार की अपेक्षा की जाती है, वो इस तरह की जी बातें करता है। हम्म, शेयर कंपनी बेचना और कंपनी के मैनेजमेंट को बदलना, दोनों में बड़ा अंतर है। और ये देखा गया है कि जिन जिन कंपनियों में निजी क्षेत्र को प्रबंधन की जिम्मेवारी दी गई, उन कंपनियों का कायाकल्प हो गया। जैसे एक कंपनी थी VSNL, विदेश हम्म, संचार निगम लिमिटेड, जी उसको जी टाटा को दिया गया। टाटा को देने के बाद उस कंपनी की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ और उस कंपनी के शेयर का मूल्य काफी बढ़ा। शेयर का मूल्य बढ़ा तो इसका सीधा अर्थ है कि जो शेयर धारक हैं सबको लाभ हुआ, राष्ट्र को भी लाभ हुआ, कर भी मिला, कार्य भी अच्छे हुए। तो ये कहना कि कोई कंपनी को बेच देने जैसी जो बात की जाती है, वो एकदम जनता को मूर्ख बनाने की बात है। देश में कोई कंपनी का विनिवेश सबसे पहले तो मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। तो ये कैसे कह देते हैं कि विनिवेश के लिए जो बातें आई थी उसमें सिर्फ भाजपा की ही विचारधारा है। और ये एक स्थापित सत्य है कि सरकार का काम कंपनियां चलाना नहीं है। जी जी सरकार का काम व्यापार करना होना नहीं चाहिए। सरकार का काम रेगुलेटर का होना चाहिए, शासन का होना चाहिए, कोई अनियमितता नहीं हो इसका ध्यान रखने का होना चाहिए। तो ये लोग अनावश्यक ये एक तरह का उपद्रव अपने राजनीतिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए बताते हैं। और मैं तो आपको एक बात कहता हूँ, जो ये कहते हैं ना कि सरकारी कंपनी या सरकार को ही चलानी चाहिए। आप पूछिए कि आपका मोबाइल नंबर किसका है, तो कोई 10 में आपको 2 ही ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे मैं BSNL का नंबर अभी तक लेके रखा हूँ। आप जी उनसे पूछिए आप अपनी चिकित्सा कहाँ कराते हो, कोई नहीं कहेगा कि मैं सरकारी चिकित्सालय में जाके अपनी चिकित्सा कराता हूँ। तो हम्म, जो जन सामान्य है वो स्तरहीन सुविधाओं के लिए जीता रहे और प्रताड़ित होता रहे, ये अपना सारा काम तो करेंगे निजी क्षेत्र की कंपनियों में, और हमको, आपको और देश की जनता को उपदेश देंगे कि आप
सरकारी कंपनियों को बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। तो ये गलत है। और जब सरकारी कंपनियों का प्रबंधन बदल के निजी क्षेत्र में जाता है, तो उनकी जो गुणवत्ता है और उनकी हुँ, जो कार्य पद्धति है और कौशल है, उसमें बहुत अच्छी वृद्धि देखी गई है। तो जब जी, इन सब चीज़ों में अच्छी वृद्धि होगी, तो उसका लाभ सबको मिलता है। आम जनता को, राष्ट्र को, अर्थव्यवस्था को, कर संग्रह को और यहाँ तक कि जीविका को भी। तो हमें तो इन सारे जो भी इस तरह के उटपटांग बातें करते हैं, उनकी पोल खोल के जनता को बताना चाहिए कि ये आप हमेशा असुविधाओं में जिए और राष्ट्र के संसाधनों का अपव्यय हो, उसके लिए ये उपद्रव मचाते हैं कि सरकारी कंपनी निजी क्षेत्र में नहीं जानी चाहिए। माधव जी। नहीं, दूसरा एक बात ये जो पिछले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों से जो देखने में आया है कि जो इवन जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, चाहे वो एचएएल ले लीजिए या कि वो मझगांव डॉक ले लीजिए, यानी कि और बहुत सारी जो है वो सब जो है वो उनका कार्य बढ़ रहा है, उनका वैल्यूएशन भी जो है वो 50% के आसपास बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दूरदृष्टि हो और इसके अंदर हो तो उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि प्राइवेटाइज़ेशन तो बहुत सारी कंपनियों का होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि कुछ सरकारी क्षेत्र में भी रखनी है, जैसे एचएएल का ही ले लीजिए। इसका शेयर कभी 1000-1200 पड़ा रहता था। आज वो उसके पास इतना काम है कि वो जो है मतलब 5000 के ऊपर चल रहा है, अगर पुरानी जो अनडिवाइडेड जो उसका जो है वो शेयर है उस हिसाब से देखा जाए। तो इन सारी चीज़ों को भी आप कैसे देखते हैं कि भई अगर ठीक है कि आपको कुछ क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों को भी रखना है, तो उनका भी बेहतर प्रबंधन हो सकता है, उनको बेहतर बिज़नेस मिल सकता है। जैसा कि पहले नहीं हुआ, तो ये भी एक चीज़ स्थापित करती है। शशांक भाई। सरकारी कंपनियों में सबसे बड़ी समस्या थी कार्यप्रणाली की, प्रबंधन की। तो जी, जी, उसपे मोदी सरकार ने बड़ा कार्य किया। जैसे जी। बैंक ऑफ बड़ौदा इत्यादि में एकदम व्यावसायिक प्रबंधकों को लाया हुँ, और वो सब जो बैंक थे, उनमें एक आमूल-चूल परिवर्तन आ गया। तो सरकारी कंपनियों में जो प्रबंधन अच्छा नहीं था, उनको जी, कार्यादेश नहीं मिलते थे। मोदी ने ये भी परिवर्तन किया। उन्होंने इन कंपनियों को आदेश देना प्रारंभ किया, कंपनियों की गुणवत्ता सुधारी। तो शेयर बाज़ार तो मात्र इस भाव से किसी कंपनी को महत्व नहीं देता कि ये सरकार की है या क्या है। अगर उस कंपनी में हुँ, अच्छा प्रबंधन नहीं है, कंपनी में अच्छे मस्तिष्क नहीं है, तो शेयर बाज़ार उसको अच्छा मूल्यांकन नहीं देता। एक बार जी, जब ये सब बाधाएँ दूर हुई, तो इन हुँ, कंपनियों में जो आय थी वो अच्छी थी, लेकिन चूँकि उसका सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो रहा था, हुँ, हुँ, इसलिए शेयर बाज़ार में उनको अधिक मूल्य नहीं मिल रहा था। एक बार जी, जब ये सब परिवर्तन आए हैं, तो लोगों को लगा कि नहीं, नहीं ये कंपनियाँ तो अच्छा आय कर रही हैं। अब जो रेलवे के शेयर है, आप देखिए 10-12 के मल्टीपल पे मिल रहे हैं, इतने मूल्य बढ़ने के बाद भी, जो पहले 3-4 के मल्टीपल पे चलते थे। एचएएल भी ये जानते हुए कि उसके पास इतनी बड़ी भूमि है कि जो उस कंपनी का पूंजीकरण है, उसका बड़ा भाग तो उस भूमि से ही आ सकता है। ये सब पहले कोई देखता नहीं था, सबको लगता था इन कंपनियों में कुछ हो नहीं सकता। ये कंपनियाँ अ, प्रतिबद्धता के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रकार से चल नहीं सकती। लेकिन एक बार जब ये सारी चीज़ें बदली, तो लोगों को लगा कि नहीं इनमें तो काफ़ी संपत्तियाँ हैं, संभावनाएँ हैं, हुँ, इनको हुँ, एक अ, लाभ भी है, सरकार की तरफ से इनको एक तरह का पक्ष भी मिल रहा है। तो इन सब बातों के कारण इन सब कंपनियों का एक पुनर्मूल्यांकन हुआ और इनमें तेज़ी आई और इसका पूरा श्रेय मोदी सरकार को देना चाहिए। इन्होंने इन कंपनियों के लिए कार्यादेश की एक तरह की गारंटी दी, उनको अच्छे कार्यादेश दिए और एक अच्छा मैनेजमेंट दे के मिनी रत्न जैसी या नवरत्न जैसी संभावनाओं पे काम करके इनको छूट दी कि आप
बाजार में अच्छा काम करो, मार्केट में अच्छा काम करो, और मैं आपके साथ हूँ। तो इससे सारा परिदृश्य सरकारी कंपनियों का बदल गया, माधव जी। जी, इसमें एक महत्वपूर्ण जो कि बात जिस पे कई बार सामने भी आती रहती है बार-बार में, कि जैसे रक्षा के क्षेत्र में जो डिफेंस कंपनियाँ हैं, वहाँ पहले जो एक नीति चलती थी कि लॉक, स्टॉक एंड बैरल इम्पोर्ट किया जाए। अब वो क्यों इम्पोर्ट किया जाता था, उसके अंदर कोई पार्टीगत लाभ था, पारिवारिक लाभ था, व्यक्तिगत लाभ था। इसकी समीक्षा करनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ था। तो अभी रक्षा के क्षेत्र में जो बहुत सारी जो लिस्ट निकाली गई है कि उनका निर्माण भारत में ही होगा। तो ये करीब अंदाजा माना जाता है कि करीब 3 लाख करोड़ रुपए का जो रक्षा का सामान है वो देश में ही बनेगा। उसको देश की कंपनियाँ बनाएँगी, और जहाँ टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ों की आवश्यकता है, तो विदेशी कंपनियाँ भी उनके साथ आएँगी। तो उससे रोज़गार का भी निर्माण होगा, और जो आत्मनिर्भरता है यानी कि मेक इन इंडिया है, उसको भी पुश मिलेगा। लेकिन ये सारी बातें किसी तरह से कहीं अखबारों में दब जाती हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और यानी मतलब जो इस तरह के फाइनेंशियल क्षेत्र के जो अखबार हैं या कि मैगज़ीन है, उनकी बात अलग है। लेकिन जनरली ये सामने आता नहीं है, तो एक एक विशेष प्रकार की सूचना का अभाव भी है, उसकी आकलन का अभाव भी है, और उसका पूरा और मुख्य रूप से एक राजनैतिक वितंडा क्रिएट करना ऐसा है। तो आप इस बारे में किस तरह से सोचते हैं शशांक भाई? भारत में रक्षा सौदों में दलाली का एक इतिहास रहा है और यथार्थ भी रहा है, और जी, इसको हम सभी जानते हैं। समय जी। समय पे वो बातें उठती भी रही है। तो हुँ, इसलिए भारत रक्षा क्षेत्र में एक आयातक राष्ट्र बना हुआ था। अगर 3 हुँ, लाख करोड़ का आयात हो और उसमें 20% का भी कमीशन हो, तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी राशि होती है, वो भी प्रति वर्ष। हुँ, हुँ। मोदी सरकार ने इन सब चीज़ों पे रोक लगाई। उसने भारतीय रक्षा कंपनियों को सक्षम बनाया, उत्पाद अपने यहाँ तैयार होने लगे, और जो हमारा आयात था वो बहुत कम हो गया। अब तो हम कुछ देशों को रक्षा निर्यात भी कर सामग्री, रहे हैं। हाँ, निर्यात भी कर रहे हैं। तो जी। ये तो हमने देखा भी था भूतकाल में। हुँ, अब बात आती है कि जो समाचार पत्र हैं या जो संवाद के माध्यम हैं, वो रक्षा सौदों में जो एक गड़बड़ थी उसके बारे में बात क्यों नहीं करते थे, या वो सरकार की प्रशंसा नहीं करके आलोचना करते हैं। तो देखिए, वो एक मोदी विरोध के भाव से पीड़ित हैं। तो उनके लिए ये रक्षा या आर्थिक ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। उनको किसी भी तरह मोदी का विरोध करना है। तो वो ऐसी बातें लिखते हैं, या जो अच्छी बातें वो जनता के समक्ष नहीं लाते कि इससे मोदी का समर्थन नहीं बढ़ जाए। लेकिन धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि अब इनका एकाधिकार नहीं रह गया संवाद माध्यमों पे कि कुछ भी लिख दे और देश की जनता आँख मूंद के विश्वास कर लेगी। जी, इसलिए जो भिन्न विचारधारा के लोग हैं या जो यथार्थ को समझते हैं, वो समय-समय पे अपनी बात रखते हैं, जिसके कारण इनका ये षड्यंत्र असफल हो रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि अ, आर्थिक समाचार पत्रों को आप छोड़ दें या उन माध्यमों को आप छोड़ दें, हुँ। तो अधिकांश समाचार पत्रों में अ, आर्थिक ज्ञान के लोगों की बड़ी कमी है। उनको बहुत सी बातें समझ में आती ही नहीं है। पर चूँकि एक वो राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित रहते हैं, जो जो अपनी समझ से आता उस पे कुछ लिख देते हैं। तो ये एक विशेषज्ञ की राय नहीं है इनकी। तो इनकी चिंता हम तभी तक कर सकते हैं जब तक हम जनता के समझाने में सफल नहीं हो पाएँ कि मोदी जो भी कर रहे हैं, वो देश के आर्थिक हित में कर। जी, माधव जी। तो अब आप देखिए कि एक बड़ी ही विचित्र तरह की चीज़ें सामने आती रहती हैं, कि अब जैसे देखिए कि मोदी जहाँ से आते हैं गुजरात, उस गुजरात को इन्होंने एक मखौल का एक माध्यम बना रखा है,
उसके बारे में जो पॉजिटिव बात है कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से होती है, कितना एक्सपोर्ट वहाँ से हो रहा है और कितना बड़ा जो है वो उसका क्षेत्र जो है वो उसका अनुपात है देश की जीडीपी में या के एक्सपोर्ट में, उन सब को बातों को रख करके वो कुछ चीजें ढूंढ ढांड के करते रहते हैं। दूसरी तरफ बिहार देखिए, आपके पड़ोस में बिहार है, बिहार और जो है वहां पे आप देखिए कि समाजवादियों का शासन रहा है। वहां पे मतलब गाय भैंसों के भूसे को भी नहीं छोड़ा गया। और उसके अंदर आप देखिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नौकरी देने में उनसे जमीनें ले ली गई, उनसे पैसे ले लिए गए, लेकिन ये बात कभी जो है ना वो उस बात का जिक्र नहीं होगा। लोगों के यहाँ पहाड़, नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, जो कि सरकारी नौकरियों में मास्टरों की या दूसरे लोगों की उनसे रिश्वत लेके वो नोटों के पहाड़ है, उसकी बात नहीं हो रही है। वो कुछ दूसरी ही बात करते रहते हैं। तो कुल मिला के इस विमर्श को वास्तविक धरातल पे नहीं करके राजनीतिक बहुत ही नीचे दर्जे की प्रतिद्वंद्विता के हिसाब में लिया जा रहा है। और जो भारत में जैसे नए साल में हम बात करें, तो जिस तरह से सूचांक बढ़ा चला जा रहा है, तो जो हमारे मित्र हैं, एक तो बात ये कि इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग पे ये कवि और लेखक लोग जिन्होंने कभी किसी फैक्ट्री में पैर नहीं रखा, वो कैसे मतलब बड़े-बड़े ज्ञान देते रहते हैं। और वो तो वो ये भी ज्ञान कहते नहीं हैं देते कि हैं। शेयर मार्केट से किसी आदमी का भला नहीं होता, जबकि उनको पता नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा जो है ना आय जो है वो शेयर मार्केट के ऑपरेशन से कमाता है। जिससे अब इन लोगों की जो है वो क्या कहते हैं पॉलिसी जो है वो दी जाती है और दूसरे काम भी होते हैं। नहीं नहीं, इन मूर्खों को कौन समझाए। भारत में शेयर बाजार का पूंजीकरण 3 करोड़ 84 लाख या ऐसा कुछ हो गया है, यानी $4 ट्रिलियन जिसको आप बोलते हाँ, मतलब ये हो। अब इसमें, करीब-करीब जीडीपी के बराबर हो गया है। हाँ, या अब उसके इसमें, आस-पास। हाँ, अब इसमें 50% से अधिक हिस्सा सामान्य जन का है। इस सारे का सारे शेयर कंपनियों के पास थोड़ी है। तो ये जो विशाल धनराशि का सृजन हुआ है, इसका 50% तो देशवासियों के लिए हुआ है, जन सामान्य के लिए हुआ है। तो उनके पास इतनी संपत्ति का निर्माण हुआ ना। आज आपके पास 1 करोड़ के रिलायंस के शेयर है, तो उस शेयरों को बेच के आप एक घर बना सकते हैं ना। उन शेयरों को बेच के आप व्यापार शुरू कर सकते हैं ना। तो ये जी, कैसे कह देते हैं कि शेयर बाजार का धन सृजन सबके लिए नहीं है। शेयर बाजार में तो सबसे अधिक धन वितरण किया है। जितना धन वितरण शेयर मार्केट ने किया, किसी दूसरे आर्थिक संसाधन ने नहीं किया। तो इनको ज्ञान तो है नहीं। ये सोचते हैं कि अंबानी का पैसा बढ़ रहा, अदानी का पैसा बढ़ रहा, तो उससे जन सामान्य को कोई लाभ नहीं हो रहा। अरे तुम जाके देखो ना कि रिलायंस में जन सामान्य की भागीदारी कितनी है, फिर बात करो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ज्ञान तो ये कुछ है नहीं। अब एक बना लिया है एक क्रम, एक अवधारणा कि बस बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो तथ्यविहीन। तो इनका ये आडंबर ज्यादा दिन चलेगा नहीं। देश की जनता जैसे जैसे शेयर बाजार में आ रही है, समझ रही है, धीरे धीरे इनकी ये सारी उटपटांग बातें आप देखना स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जैसे ये अभी चुनाव में दुत्कारे जा रहे हैं ना, मीडिया में भी इनको देखना लोग बंद कर देंगे। ये रवीश कुमार बहुत बड़ा अपने को 30 मार का पत्रकार समझता है ना। तो इसके एनडीटीवी में सबसे नीचे रेटिंग थी एनडीटीवी की। जितने चैनल चल रहे थे उसमें प्रमुख चैनलों में सबसे कम देखते थे लोग उसको। तो हुँ, और अभी आप अगर देखोगे चैनलों की रेटिंग, तो उसमें जो राष्ट्र के प्रति भाव रखने वाले चैनल हैं, उनकी लोकप्रियता अपेक्षाकृत अधिक है। तो देश की जनता समझ रही है कि ये राष्ट्र के विरोध में रहते हैं। मोदी विरोध तो इनका एक एजेंडा है, लेकिन ये मूलतः राष्ट्र विरोध की तरफ चले जाते हैं। देश में आर्थिक संसाधन बढ़ने से क्या लाभ होते हैं इनको पता नहीं। जब किसी कंपनी का मूल्यांकन बढ़ता है तो कंपनी नए कार्य करने के लिए इच्छुक होती है। उसके पास जब आर्थिक संसाधन बढ़ते हैं तो नई फैक्ट्री लगाती है, नए नए व्यापार लेके आती है।
उसे प्रत्यक्ष तो जीविका मिलती है, अप्रत्यक्ष जीविका भी बहुत मिलती है। ये लोग रोना रोते हैं कि जीविका नहीं है देश में, ऐसा बात है नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये बार-बार हंगामा। तो भाई साहब आप बताओ ना कैसे आएगा? आप कहते हो कि हम उद्योगपति को अपशब्द कहेंगे, उनको उद्योग लगाने नहीं देंगे, भूमि का कोई कानून आएगा तो आप विरोध करोगे, सरकार सबको जीविका दे नहीं सकती, तो आप ही बताओ जीविका आएगी कहाँ से? तो जब कोई दल ऐसा प्रयास कर रहा है, तो उसका साथ देने के स्थान पे ये उसका विरोध करते हैं। मात्र और वो भी झूठ बोल के। आप विरोध करो ना, तथ्य के साथ आओ, सही बातों के साथ आओ, विरोध करना आपका अधिकार है। लेकिन आप इस देश की जनता को पथभ्रष्ट करने का जो प्रयास करते हो और उससे देश को बड़ी हानि पहुंचती है। अगर वो एक तरह का अवधारणा बन गई कि शेयर बढ़ने से किसी को लाभ नहीं होता, या किसी कंपनी का शेयर किसी निजी निवेशक को दे दिया जाए जिसको विनिवेश कहते हैं। हालांकि अभी पूर्णतः विनिवेश नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी उसका लाभ नहीं होता। ये सब अवधारणा ये बना रहे हैं कि मोदी देश बेच देगा, कुछ भी बेच देगा। ये सब बातों को अगर बल मिल जाएगा तो ये राष्ट्र के हित के विरुद्ध होगा, राष्ट्र को बड़ी हानि पहुंचाएगा। और राष्ट्र को ही नहीं, समाज, जन सामान्य, निर्धनता उन्मूलन और जीविका की बाधा में भी इन सब बातों का बड़ा योगदान होगा। युद्ध स्तर पे ऐसे लोगों का विरोध करके देश की जनता को सत्य समझाए जाने चाहिए, ताकि इनका ये कुत्सित षड्यंत्र सफल नहीं हो सके। माधव जी। जी। तो शशांक भाई, अब ये राजनीतिक वितंडा है जिसमें वास्तविकताएं नहीं है। बहुत ही जिसको कहते हैं कि एक छटपटाहट है कि हम शासन में नहीं रहे, हमारे मालिक लोग शासन में नहीं रहे, हम किस तरह से उनको ले आए। तो उनकी जिद्दोजहद, वो उनका जो एक प्रयास है वो शायद करते रहेंगे। अब लेकिन हम वास्तविकता में जो है शेयर मार्केट की लौटें तो बताया जा रहा है कि 2024 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, और जिसका रिफ्लेक्शन, जिसका प्रतिबिंब हमेशा शेयर मार्केट में दिखता है। ठीक बात है कि ऊपर नीचे वो एक होता रहता है, उसकी एक प्रवृत्ति है। जैसे भी जीवन की भी प्रवृत्ति है कि आप रोज तो एक तरह का काम नहीं कर सकते। कभी आप में बहुत उत्साह होता है, कभी आप बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, अगले दिन आप उतने नहीं रहते। तो ये करके कहते हैं कि नए आयाम छूने की संभावनाएं 2024 में है। और अगर 2024 में मोदी जी वापस आ गए, जैसा कि ये सारे के सारे लोग प्रयास करने में लगाए हुए हैं कि वो ना आए, उसकी संभावनाएं बहुत कम लगती हैं, तो वो तो आ ही जाएंगे। तब आप किस तरह से देखते हैं, और किन सेक्टर पे अगर किसी निवेशक को ध्यान रखना हो, उस पे विचार करे, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कौन से सेक्टर महत्वपूर्ण रहेंगे? और ये सूचांक जो हैं, उनको आप कहाँ जाता हुआ देखते हैं करीब-करीब, मतलब अपने आकलन के हिसाब से? अगले वित्त वर्ष में करीब जी, 1100 निफ्टी की पी मानी जा रही। अगर हम उसको 20 गुना का अगर एक मूल्यांकन दें तो 22,000 तो न्यूनतम है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 15-20% और बढ़ेंगे। तो हुँ, अगर 22,000 पे आप 20% जोड़ दें, जो एक प्रतिफल मिल रहा है शेयर बाजार में, तो जी, निफ्टी करीब 25, 22 और 26,000 के आसपास बनती है। तो अगर सब कुछ सामान्य रहे, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो, ना राजनीतिक ना अन्य कोई किसी प्रकार की, तो 25 से 26,000 निफ्टी हम देख सकते हैं। सेक्टर की बात रही, तो सेक्टर में पीएसयू बैंक तो माधव जी आपको ध्यान में होगा कि हम लोग बहुत नीचे भाव से बात करते आ रहे हैं कि ये सब बड़े जी, अच्छे जी, हैं, जी, और जी, इनमें पूरी अवधारणाएं बदल गई हैं, मैनेजमेंट बदल गया है, इनके ऋण देने की प्रक्रिया बड़ी अच्छी हो गई है, कार्य हुँ, संस्कृति में सुधार हुआ। तो पीएसयू बैंक अभी भी यहाँ से काफी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अ, अभी भी इनका जो मूल्यांकन है वो बहुत ही उचित स्तरों पे है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है या बैंक ऑफ इंडिया है। हालांकि फिर हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि ये कोई निवेश सलाह नहीं है। आप अपना जी, पूरा जी, गृह कार्य कर लें या अपने किसी विश्लेषक से विमर्श करके ही खरीदें। लेकिन अगर जी, आप मूल्यांकन के आधार पर चलेंगे तो पीएसयू बैंक अभी भी सस्ते हैं। और
रेलवे शेयर बढ़ने के बाद भी बहुत उचित मूल्यांकन पर उपलब्ध हैं। रक्षा के शेयर भी कोई बहुत अभी मूल्य उनके काफी नहीं बढ़ गए हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों में अभी भी बढ़त दिखती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सेक्टर पे एक दृष्टि नहीं लेके, किसी क्षेत्र विशेष पे दृष्टि नहीं लेके अभी थोड़ा शेयर विशेष पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और जो भी शेयर जिनका मूल्यांकन अभी 15 पी के नीचे है और जिनके मैनेजमेंट के बारे में, प्रबंधन के बारे में धारणा सही है, उन सब शेयरों को ढूंढ के उनमें निवेश करने पे बहुत ही अच्छा प्रतिफल मिल सकता। जी, तो जी, जी। सेक्टर से ज्यादा अच्छा है कि अभी हम शेयर विशेष पे ध्यान रखें। पिछली बार हमने बात की थी ग्रिप्स कॉटन की, तो वो हुँ, करीब 138 रुपए का उसका भाव था। अभी ये वह 158 रुपया भाव हो गया था आज। तो इसी जी। तरह से ढूंढने पड़ेंगे कि कौन कौन शेयर हैं जो बहुत उचित मूल्यांकन पे मिल रहे हैं। उनमें निवेश करने पे अ, आशातीत प्रतिफल मिल सकता। बाकी सामान्य प्रतिफल आप 15 से 20% मान के चल सकते हैं कि जो निफ्टी के शेयर्स हैं उनमें ये प्रतिफल देखा जा सकता है। माधव जी। एक महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि जिनका पीई जो है वो 15 से कम है, तो उन पे हम भविष्य में निश्चय ही उस पे आपकी मदद से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ताकि सुनने वालों को, दर्शकों को इस बारे में ये मिले कि वो एक एक सूचना मिले। उन्हें निश्चय ही निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह अवश्य करनी चाहिए। ये हम बातचीत एक जनरल जो है वो उसके ऊपर कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हम भविष्य में अवश्य ही करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेगी। तरह का आपने जो आकलन किया है और दूसरे भी जो इंडिकेटर है उसके हिसाब से शेयर मार्केट की बढ़ोतरी जो है वो आप मानते हैं कि जो है वो निफ्टी 25,000 26,000 तक भी जा सकता है। इस तरह की संभावनाएं हैं। तो इसमें बहुत ही पूंजीगत लाभ निवेशकों को और उन कंपनियों को और दूसरे इंस्टीट्यूशन को, जैसे चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, उनको भी हो सकता है। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पे शशांक भाई बहुत दिनों से बहुत ही नीचे पड़ा रहता था। पिछले 1-2 महीने में उसमें बड़ी अच्छी खासी गति आई है। तो उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे ना? जब एलआईसी का इशू आया था, जी, तब प्रारंभ में इसका भाव 1900 रुपये रखने की बात थी। जी, फिर बात चली कि नहीं, थोड़े कम मूल्यों पे दिया जाए, तो घटते घटते ये 980 रुपये के आसपास, जहां तक मेरा ध्यान है, खुदरा जी। निवेशकों को दिया गया। हाँ, हाँ। उसके बाद जब इसकी लिस्टिंग हुई तो ये बढ़ नहीं पाया। तो ये एक धारणा शेयर बाजार में देखी जाती कि कोई शेयर लिस्टिंग होने के बाद नहीं बढ़े, तो उसमें हाँ। फिर एक बिकवाली देखी जाती सामान्यतः। जी, जी। उस आधार उस आधार पे इस पे बिकवाली देखी गई। अच्छा, हाँ। इसका प्रदर्शन भी थोड़ा सा अच्छा नहीं था अपने मूल बीमा कारोबार में। हुँ, हुँ। तो उसको लेके भी लोगों को लगा कि इसमें अब बड़ी तेजी नहीं हो सकती। जी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एलआईसी भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा निवेशक है। जी, उसके पास शेयरों में निवेश की बड़ी क्षमता और बहुत अच्छी उसकी होल्डिंग भी है। तो जब जी। मार्केट तेज हुआ तो लोगों को लगा कि एलआईसी के पास तो जो शेयर्स है उनके मूल्य काफी बढ़ गए होंगे। तो जी, एक जी, जी। उसकी री रेटिंग हुई, पुनर्मूल्यांकन हुआ। उसके बाद उसमें खरीदारी आई। और ऐसे भी अभी क्या हुआ ना, शेयर के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है। कुछ अगर प्रमुख शेयरों को छोड़ दें, तो जो मध्यम श्रेणी के शेयर हैं या लघु श्रेणी के, वो तो 3-3 4-4 गुना भाव बढ़ गए हैं। तो ऐसे में मार्केट में अ, खोज चल रही है अभी कि अभी भी कौन से ऐसे शेयर हैं जिनके भाव अधिक नहीं बढ़े, उनको लेना चाहिए। तो एलआईसी भी लगता है मुझको उस श्रेणी में आ गया। और तो चूंकि आज भारत का आप एक प्रमुख देखिए, वित्तीय संस्थान।
तो भारत का आज एक जो है प्रमुख वो वित्तीय संस्थान है। 860 के भी ऊपर जा चुका है। तो यानी कि जो हाँ इसका जो इश्यू प्राइस है वो उससे पार होके आगे, मतलब कुछ ऐसी बात हमने कहीं सुनी है कुछ विशेषज्ञों से कि भी वो 1000 के ऊपर भी जा सकता है वगैरह-वगैरह, क्योंकि उनके पास जो कॉर्पस है, उसकी भी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी हाँ, वही है। मैंने कहा कि उनके उनके पास जो होल्डिंग है उसकी वैल्यू काफी बढ़ गई। एक बात यहाँ और ध्यान देने योग्य है कि मार्केट में धन बहुत है। जैसे पिछले वित्तीय वर्ष में 1,70,000 करोड़ रुपया विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने लगाए। हुँ, हमारा अपना म्यूचुअल फंड 17-18 हजार करोड़ रुपए के आसपास प्रति माह आ रहा है। हुँ। तो अगर ये सब मिला लेंगे आप तो धन मार्केट में बहुत आ रहा है। तो आखिर ये धन जाएगा कहाँ? तो फिर ढूंढा जाएगा कि कौन शेयर अभी भी उचित मूल्य पे उपलब्ध है। तो उस श्रेणी में एलआईसी का शेयर था। तो इसलिए देखिए 500 कुछ रुपए के भाव इसके आ गए थे। वहां से जी, अगर 850 चला गया तो कितने प्रतिशत बढ़ गया आप देख सकते हैं। पर 860 क्योंकि 860 से भी ऊपर चला गया आज। हाँ, चूंकि अभी भी इसमें मूल्यांकन है, उचित मूल्यांकन है, वो तो अ, अनावश्यक रूप से इसके मूल्य नीचे चले गए थे। तो उन मूल्यों को हम आधार मूल्य नहीं मान सकते। हमें तो ये मानना चाहिए कि 980 रुपए के आसपास जो ये खुदरा निवेशकों को मिले हैं, वही इसका आधार मूल्य है। और अभी भी इसमें 20, 25, 30% की वृद्धि की संभावना है, क्योंकि इसके निर्गम को आए हुए काफी समय भी हो गया। तो उस समय का जो एक प्रतिफल है, उसको भी आप जोड़ दें, तो 1100-1200 रुपए का भाव इसका बनता है। और एक गुणवत्ता वाली कंपनी है, भारत का एक अ, सबसे अच्छा ब्रांड इसको माना जाता है। और इतने दिनों से इसको अनुभव है बीमा व्यवसाय का और शेयर बाजार में भी धन लगाने का। जी। उस आधार पे एलआईसी का पुनर्मूल्यांकन होना ही चाहिए था और होगा भी। और जो बड़ा धन बाहर से आएगा, अमेरिका में ब्याज दर कमी की जो बात चल रही है, उसके बाद बहुत बड़ा पैसा भारत जैसे राष्ट्रों में आएगा। तो इसी तरह के शेयरों में बड़ा निवेश होगा। तो एलआईसी, आप ठीक कह रहे हैं, ये 1000 से ऊपर जाने की अवधारणा बन रही है। मेरे अनुसार ये 1200-1300 रुपया भी जा सकता है। जैसा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों में हुआ ना, वैसा ही कुछ जी, अच्छा जी। इसमें भी होता दिखता है। जी, तो मगर देश की सबसे बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा निगम, भारतीय बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर जो भी लोग उसके बारे में सोचते हैं, तो निश्चय ही आप भी ये बता रहे हैं कि उसमें एक बहुत बड़ी अच्छी करीब 1.5 गुना होने की संभावनाएँ आज के स्तर से दिखाई देती हैं। तो शशांक भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आगे क्या रहेगा शेयर बाज़ार में और कुछ क्षेत्रों की और विशेष रूप से एलआईसी की बात की, जिनको एलआईसी का अलॉटमेंट हो गया था, वो काफ़ी दिनों से उसमें परेशान, मायूस रहते थे कि ये तो ये नीचे पड़ा है, इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने से, क्योंकि जिस तरह से वैल्यूएशन बढ़ रहे हैं, उसका भी वैल्यूएशन बढ़ने लगा है। तो शशांक भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप बात 25वीं में पधारे और शेयर मार्केट की परिस्थितियों में और आगे क्या संभावनाएँ दिख रही हैं और क्यों बहुत सारे क्षेत्रों का मूल्यांकन बढ़ रहा है, किस तरह से पब्लिक सेक्टर का भी जो है वो बेहतर वो प्रदर्शन कर पा रहे हैं और उसी हिसाब से उनके मूल्य बढ़ रहे हैं। तो आपका धन्यवाद। हम आपके पास फिर लौटेंगे शेयर मार्केट पे और इसी से मिले-जुले विषय की बातचीत करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद शशांक भाई, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो नया साल 24 आ चुका है। 24 की बहुत सारी 2024 की बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन हमने मुख्य रूप से जो बातचीत की है वो भारत के शेयर बाज़ार और उसकी परिस्थितियों में और किस तरह से पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं, जो पहले बड़ी ही पिछड़ी रहती थी, वो किस तरह से उनका जो मूल्यांकन है शेयर बाज़ार में, वो 50% के लगभग बढ़ गया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जो कि बदली हुई परिस्थितियाँ हैं।
और ये माना जा रहा है कि निफ्टी भी आने वाले समय में अगर कुछ बहुत बड़ी कोई गलत या कोई नेगेटिव खबर नहीं आती है, तो ये भी 25-26 हज़ार तक पहुंच जाता सकता है, इसकी संभावना है। शशांक भाई बता रहे हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।